गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम की बात यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 नवंबर 2020 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टेस्ट। आज के टेस्ट में कुल 25 क्वेश्चन होंगे। ये सभी 25 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपने पढ़ रखे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इन सभी के आंसर देने की। साथ ही है आज के जो इन 25 प्रश्न हैं, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपको 10 सेकंड में जो है आंसर देना है। इसके पश्चात मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, साथ ही इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। साथ ही आज की वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यहीं पर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। साथ ही आपको दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1944 में, यानी कि जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना वॉशिंगटन डीसी में हुई थी और वॉशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। साथ ही आपको याद रखना है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो डेविड मालपास इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। तो आपको यहाँ पर कुल मिलाकर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, इसकी स्थापना हुई जुलाई 1944 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 में, यानी कि 1982 में 12 जुलाई के दिन नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक जो है ये भारत का एक प्रमुख बैंक है जो कि कृषि पर आधारित एक ग्रामीण बैंक है। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड बैंक जो है ये कृषि पर आधारित है और ग्रामीण बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। साथ ही आपको दो और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं कि नाबार्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहीं पर है नाबार्ड बैंक का मुख्यालय। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट कि नाबार्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो GR चिंताला, यानी कि गोविंदा राजू चिंताला, ये वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं नाबार्ड बैंक से जुड़े हुए। स्थापना हुई 1982 में, मुख्यालय है मुंबई में और अध्यक्ष GR चिंताला। साथ ही मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था जिस पर क्वेश्चन बनता है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना आई थी इसी में नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। बात करें छठी पंचवर्षीय योजना की, तो छठी पंचवर्षीय योजना का समयकाल क्या था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का समयकाल था 1980 से लेकर 1985। ठीक है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो 1980 में आई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो 1980 में हुई थी, जो 1985 तक चली थी और इसी में नाबार्ड बैंक की स्थापना सन 1982 में की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सार्क संगठन है ये एशिया का प्रमुख संगठन है, एशिया के कुछ देशों का प्रमुख संगठन है। इसके आंसर के लिए आपको जो है बाकी जो 8 सदस्य देश हैं उनके नाम याद होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जो सार्क संगठन है इसके वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं। तो इसके 8 सदस्य देश हैं और इनके नाम मैंने आपको याद करवाए थे। तो इसके नाम आपको किस प्रकार याद करने थे। तो कुछ इस प्रकार था। ये है हमारा देश भारत जो है पहला। ठीक है दोस्तों, सार्क संगठन के 8 सदस्य देशों में से पहला है हमारा देश भारत। दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथा है नेपाल। ठीक है दोस्तों, पांचवा है भूटान, छठा है बांग्लादेश, सातवां है मालदीव और आठवां है श्रीलंका। तो ये जो 8 सदस्य देश हैं सार्क संगठन के, तो अब इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है। तो जो म्यांमार है ये सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। सार्क संगठन से जुड़ा ये इस प्रकार का ही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। क्योंकि सार्क संगठन में 8 सदस्य देश हैं तो आपको ये 8 नाम याद होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ सार्क संगठन का सदस्य देश जो है म्यांमार नहीं है। तो आपको ये 8 देशों के नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय रंग भेद उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है।
इसके बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको बताया था 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये आपने कल के वीडियो में ही पढ़ा था। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 तारीख को मनाया जाएगा। और वो 21 तारीख कौन से महीने की होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय रंगभेद उन्मूलन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद उन्मूलन दिवस 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट डे बताता हूँ किसी भी दिन से जुड़े हुए, जैसे कल हमने पढ़े थे 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कितने थे? तो 11 दिवस पढ़े थे। तो उनको आपको नोट ज़रूर करना है। तो कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें कि 21 तारीख से जुड़े कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय जो है दिवस थे। तो आपको नोट ज़रूर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी और आधुनिक काल में कुल 2 बौद्ध संगीति हुई थी। तो कुल मिला के 6 बौद्ध संगीति थी, लेकिन आपको जो है 4 बौद्ध संगीति के बारे में ही पढ़ना है। तो जो कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें से तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के बारे में आप जानते हैं, अशोक जो था ये मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक और पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा शासक हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और तीसरा शासक था बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो जो अशोक था, इसी के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और पाटलिपुत्र में कुल 2 बौद्ध जो है 2 संगीतियाँ हुई थी। पहली तो थी जैन संगीति, जो पहली जैन संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और तीसरी बौद्ध संगीति ये भी हुई थी पाटलिपुत्र में। तो आपको पाटलिपुत्र से जुड़ी ये 2 संगीतियों के नाम याद रखने हैं। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जो जैन संगीति थी, कुल 2 जैन संगीति हुई और कुल 4 बौद्ध संगीति हुई। तो जो पहली जैन संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और जो तीसरी बौद्ध संगीति थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तो जो अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति ये हुई थी पाटलिपुत्र में। अब बात करें जो चारों बौद्ध संगीति थी उनके वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो पहली बौद्ध संगीति थी वो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी बौद्ध संगीति, और जैसा कि हमारा क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। तो आपको जो है ये चारों नाम याद रखने हैं, इस प्रकार से क्रम आपको याद रखना है। और इनसे जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये छोटा सा जो है टॉपिक है और ये आपको पढ़ना है कि चारों बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था। तो आप इन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सार्क संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो म्यांमार था। तो सार्क संगठन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है सार्क संगठन का मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सार्क संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में। स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्थापना हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि सार्क संगठन की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1985 में सार्क संगठन की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका वर्तमान में मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और सार्क संगठन में कुल 8 सदस्य देश हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि सार्क संगठन का 8वां सदस्य देश कौन बना था? तो सार्क संगठन का 8वां सदस्य देश बना था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान ये 8वां सदस्य बना था सार्क संगठन का सन 2005 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि अफगानिस्तान सार्क संगठन का 8वां सदस्य देश किस वर्ष बना था? तो 2005 में बना था। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तो 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, जब हमने पढ़े थे 21 तारीख से जुड़े राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये मैंने आपको कल ही बताया था। तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र के स्वर किनके भाषणों पर आधारित पुस्तक है?
इसका सही जवाब है जो लोकतंत्र के स्वर, ये एक पुस्तक है। ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, और इन्हीं के भाषणों पर आधारित पुस्तक है लोकतंत्र के स्वर। इसके बारे में हमने कल के वीडियो में ही पढ़ा था। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, कि राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किन के भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो रामनाथ कोविंद जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के भाषणों पर आधारित है लोकतंत्र के स्वर। तो जो रामनाथ कोविंद है ये 2017 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है दोस्तों, तो रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित है लोकतंत्र के स्वर, और इसका विमोचन किया गया था। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो इन दोनों के द्वारा ही जो है इन पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। और ये किनके भाषणों पर आधारित है, तो रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित है लोकतंत्र के स्वर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैंने हमको कल ही बताया था कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेश प्रधान। कल एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में 50 गैस स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है। तो गैस स्टेशन का उद्घाटन किया है पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेश प्रधान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो धर्मेश प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में आया हुआ है, और इसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। तो आपको बताना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर है, इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1937 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना सन 1937 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 11 है, आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आसियान संगठन है ये एशिया के दक्षिण में स्थित देशों का संगठन है, जिसे कहा जाता है आसियान संगठन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आसियान संगठन का मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको याद रखना है कि आसियान संगठन का मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे सर ए स्मिथ, जिन्हें सर ऑसबॉर्न स्मिथ के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष बने थे जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। वही मैंने आपको बताया था, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी सन 1949, 1949 को 1 जनवरी के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बैंक है, जिसे एडीबी, ठीक है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। तो आपको याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना सन 1966 में हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है मात्सुको असाकावा। ठीक है, तो इनका नाम है मात्सुको असाकावा। ये वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख हैं, और इसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे ILO के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है।
इसका सही आंसर है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। साथ ही मैंने आपको बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1919 में हुई थी। साथ ही इससे जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि जब वर्साइल की संधि की गई थी 1919 में 28 जून के दिन, 28 जून 1919 को वर्साइल की संधि हुई थी और 1919 में ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और साथ ही मैंने आपको बताया था वर्साइल की संधि क्यों हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के मध्य वर्साइल की संधि की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था और आपको याद रखना था। क्वेश्चन नंबर 15 है हाइडेस्पीस का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको बताना है कि जो हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। अब इससे जुड़े जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ किनके मध्य था, तो सिकंदर, जो सिकंदर था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य हुआ था। उस समय पंजाब के राजा थे पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था हाइडेस्पीस का युद्ध। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। झेलम नदी के किनारे पर सिकंदर और पोरस, राजा पोरस के मध्य हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का नेपोलियन निम्न में से किस शासक को कहा जाता है। इसका सही आंसर है भारत का नेपोलियन कहा जाता है गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात जो है ये शासक बना था गुप्त वंश का, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साथ ही मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा जाता है और इसी में वंश में हुए थे चंद्रगुप्त प्रथम और उसका पुत्र हुआ था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है। तो नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। साथ ही मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि जो नागार्जुन सागर बांध है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है। पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो था ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, तब ये आंध्र प्रदेश में आता था। नागार्जुन सागर बांध जो है ये आंध्र प्रदेश में आता था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर आ गया था नागार्जुन सागर बांध। तो हमारा क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व कानपुर में किनके द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब है कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था और इनके साथ जो शामिल थे वो थे तात्या टोपे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों ने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति हुई थी और केंद्रीय नेतृत्व किन्होंने किया था, तो केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर ने, जो कि अंतिम मुगल शासक हुए थे। वहीं पर कानपुर में किया था नाना साहब ने। नाना साहब कौन थे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ठीक है दोस्तों, जो अंतिम पेशवा हुए थे बाजीराव द्वितीय ये इनके पुत्र थे। नाना साहब जो थे ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1818 में अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को जो है कानपुर के निकट बिठुर नामक स्थान पर जो है कैद कर लिया था, यानी इनका जो राज्य छीन लिया था और इन्हें कानपुर के बिठुर नामक स्थान पर भेज दिया था। तो इसी कारण से कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहब ने, जो कि बालाजी बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद जरूर होगा, तो आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन और आपको याद रखना है 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको बहुत बार बताया है, तो आपको बताना है कि जो भारत का समुद्री मार्ग था इसकी खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब है भारत के समुद्री मार्ग की खोज सन 1498 यानी कि 1498 में की थी वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा कौन था, तो ये पहला पुर्तगाली यानी कि पहला यूरोपियन था जो कि भारत आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया था कि भारत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वास्को डी गामा था जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित था, तो वह पुर्तगाली था। यानी कि भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन हुए, तो पुर्तगाली हुए थे जो 1498 में आए थे। इसी कारण क्वेश्चन बनता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी सन 1498 में, जो कि पहला यूरोपियन था। क्वेश्चन नंबर 21 है, नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है। जैसा कि आप जानते हैं कि नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आपको बताना है कि नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है। तो जो नील नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नील नदी निकलती कहाँ से है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यहीं से निकलती है नील नदी जो कि बहते हुए भूमध्य सागर में समाहित होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है, तो अफ्रीका की। साथ ही आपको याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको बताना है कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये निम्न में से किस राज्य में है। इसका सही जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य के करौली जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हुआ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आपको बताना है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। इसका सही जवाब है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो आपको यहाँ पर कुल 4 राज्यों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहले आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगर बात करें सबसे बड़ा, ठीक है, तो पहले बात करें सबसे बड़ा राज्य और फिर है सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हुआ, तो वह है राजस्थान। राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा हुआ, तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो ये 4 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, तो इन चारों को आप याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको बताना है कि जो संविधान है इसके किस भाग में मूल अधिकार वर्णित हैं। इसका सही जवाब है संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित है। यानी कि जो मूल नागरिक के मूल अधिकार हैं ये संविधान के भाग 3 में है। साथ ही अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यानी कि भाग 3 के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा। वही आपको याद रखना है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है भारत में हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यानी कि जो भारत के सिक्किम राज्य से होकर जो हिमालय की पर्वतमाला जाती है तो वहीं पर सर्वोच्च शिखर है भारत का कंचनजंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। साथ ही जो कंचनजंगा है ये हिमालय का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पहला तो माउंट एवरेस्ट और दूसरा है कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम में है। साथ ही मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि जो सिक्किम राज्य है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यानी कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है, तो वो है सिक्किम में। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है। तो ये थे आज के टेस्ट के कुल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।